एपिसोड 33। तैयारी शुरू हो चुकी है। शिव सिंह सोचते हुए कहता है, बात तो सही है। इस पर लाल सिंह तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, इसमें अब कुछ भी सही नहीं है। ये बस हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये भाई बहन की जोड़ी बहुत चालाक है। असल में इन्हें हमारी फिक्र ही नहीं है। ये तो बस चाहते हैं कि हमें संपत्ति मिले, ताकि बाद में ये हमसे छीन सके, और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जो मौज हमारी कट रही है ना, जो मजे में, वो सब बंद हो जाएगी। समझ रहा है ना शिव? शिव सिंह धीरे से सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यार, मैं समझ रहा हूँ यार। और ये भी समझ रहा हूँ कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस दिन से हम इनसे मिले हैं, उसी दिन से इनकी नज़र हमारे घर की संपत्ति पर थी, और उस संपत्ति को पाने के लिए हमसे शादी की। हमें कभी अपने आप को छूने नहीं दिया। एक कमरे में रहे, पर आज तक एक अनजान की तरह, बस दुनिया के लिए नाम के पति पत्नी है। और अब ऊपर से कहती हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। लाल सिंह गहरी सांस लेते हुए कहता है, मेरे हिसाब से तो हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी भी मौज मस्ती चल रही है हमारी जिंदगी में, वो सब हमसे छिन जाएगी। इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है। दोनों भाई एक दूसरे की बात सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं। इसी बीच रमा, भारती और रामेश्वर चुपके से हवेली के बाहर निकल जाते हैं। तीनों बेहद सावधानी से, बिना किसी की नजर में आए, दबे पांव उसी ओर बढ़ते हैं जहां पिछली बार भी वे मिले थे। वह जगह थी वही छोटी सी झोपड़ी जहां रामेश्वर त्रिकालवेदी को अपने साथ लेकर आया था। अब तीनों की नजरें फिर उसी झोपड़ी पर टिकी थी, और उनके कदम धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो वहीं वरुण अकेले रुद्रकोटि की ओर बढ़ रहा था। वो घाट पर पहुंचकर नदी पार करता है, लेकिन कोटि की तरफ जाने की बजाय पास ही बने कुएं तक जा आता है। पर वहां भी ज्यादा देर नहीं रुकता और आगे बढ़ते हुए जंगल की ओर निकल जाता है। हाँ, वो कालवन के अंदर तो नहीं जाता, मगर जंगल के किनारे एक टूटे हुए पेड़ के तने पर बैठ जाता है। वरुण अपने आप से बुदबुदाता है, क्या वो आ जाएगी? उसने तो कहा था जब भी मैं उसे याद करूंगा तो वो जरूर आएगी, लेकिन अब तो नहीं आई है यार। इतना कहते ही उसके कानों में अचानक एक मीठी सी आवाज गूंजती है, तुमने याद किया और मैं आ गई। आवाज सुनते ही वरुण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ठहर गई। वो नजरें उठाकर देखता है तो सामने तारा खड़ी थी। वरुण बस उसे देखते ही रहता है, कुछ बोल नहीं पाता। तारा धीरे धीरे उसके पास आती है और उसके बगल में बैठते हुए कहती है, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी याद भी करोगे। वरुण हल्की सी हंसी के साथ कहता है, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम सचमुच आ जाओगी। तारा उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब देती है, आना तो मुझे था ही, क्योंकि तुमने बुलाया था। वैसे बताओ, तुमने क्या कहा? जो मैंने तुमसे कल कहा था वही जवाब अपने ताऊजी को दिया, या फिर कुछ और? वरुण धीमी आवाज में कहता है, जो तुमने कहा था वही। यह सुनकर तारा मुस्कुराती है और कह बोलती है, यानी तुमने मेरी बात सही से समझ ली। कल जब वरुण हवेली से लौटा था तब वो पूरी तरह टूटा हुआ था। उस वक्त उसकी मदद सिर्फ तारा ने ही की थी। तारा ने न सिर्फ उसे गैर सहारा ही नहीं दिया, बल्कि उसे सही राह भी दिखाई कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अब वरुण और तारा आपस में बातें करने में मशगूल थे। दोनों ऐसे बात कर रहे थे मानो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उस पल उनकी नजदीकियां इतनी सहज लग रही थी कि जैसे ये उनका रोज का सिलसिला हो। मगर इसी बीच जब वरुण तारा के साथ व्यस्त था, उसके दुश्मन उसी झोपड़ी में इकट्ठे हो चुके थे जहां वो सब पहली बार मिले थे। सेठ, रमा, भारती, रामेश्वर और त्रिकालवेदी एक बार फिर से उसी जगह पर मिले। त्रिकालवेदी अब तक सेठ के घर में ही ठहरा हुआ था। रामेश्वर उसे हवेली नहीं ले गया था, क्योंकि अगर ऐसा करता तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी, और साथ में ही त्रिकालवेदी का काम भी अधूरा रह जाता। रामेश्वर गुस्से में से भरा हुआ था। उसने सीधे सवाल दागा, त्रिकालवेदी बता, मैं तुझे यहाँ क्यों लेकर आया? तू याद है तुझे? त्रिकालवेदी चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। रामेश्वर और तमतमाया, मैं तुझे इसलिए लेकर आया था
ताकि तू वरुण और अमर सिंह को अपनी काली शक्तियों से मार सके, वो भी बिना किसी को खबर हुए। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि तू भूल गया है अपना असली काम। इतना कहते ही सेठ ने बीच में हंसते हुए तंज कसा। ये कुछ नहीं कर सकता यार, ये तो बस बड़ी बड़ी बातें बनाता है। अगर इसके पास सचमुच कोई शक्ति होती तो अब तक कुछ कर भी दिखाता। पता नहीं तुम्हें ऐसे नमूने मिलते कहाँ से हैं। लेकिन रमा और भारती ने कुछ नहीं कहा। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद तो साफ था, उन्हें बस नतीजा चाहिए था और उस नतीजे से मिलने वाली दौलत। इतना सब सुनकर अब तक चुप बैठा त्रिकाल वेदी की आंखों में क्रोध की चिंगारी भड़क उठी थी। उसकी सहनशीलता की हद पार हो चुकी थी। वो भारी आवाज में बोला, अब बस, एक शब्द और मत कहना, वरना मजबूरन मुझे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता। इसी के साथ सेठ का पारा चढ़ गया। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि उसके नीचे काम करने वाला कोई इंसान उससे इस तरह बात कैसे कर सकता है। सेठ गरजते हुए बोला, तू क्या दिखाएगा अपनी शक्तियां? अगर तेरे पास सचमुच कोई शक्ति होती तो अब तक उस वरुण को मार गिराता, पर वो तो आज भी जिंदा है, और अमर सिंह वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आखिर तू कर क्या रहा है? बोल, बता, चुप क्यों है? त्रिकाल वेदी ने अपने हाथ की मुट्ठी भींज ली, मानो उसने कुछ बड़ा किया हो लेकिन सफल ना हो पाया हो। वो भारी आवाज में बोला, मैंने कोशिश की थी रामेश्वर, तू ही बता, तेरे आने के बाद से क्या अमर सिंह की तबीयत बिगड़ी नहीं रही? क्या वो पहले से ज्यादा कमजोर नहीं दिख रहा? इतना सुनते ही अब तक चुप बैठी रमा बोल पड़ी, ये सही कह रहा है। सेठ ने माथे पर बल डालते हुए कहा, ठीक है, मान लिया कि अमर सिंह की हालत बिगड़ने के पीछे तेरा हाथ है, लेकिन वरुण, वो तो अब भी सही सलामत है, उस पर तेरा असर क्यों नहीं हुआ? त्रिकाल वेदी धीरे से सिर झुकाते हुए बोला, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। रामेश्वर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मतलब कैसी दिक्कत? साफ साफ बता। त्रिकाल वेदी ने गहरी सांस ली। वो मानो कुछ छिपाना चाहता था, मगर दबाव में आकर बताना पड़ रहा था। वो बोला, जिस दिन मैं यहाँ आया था उसी दिन मैंने वरुण पर वार किया था। मैंने उस पर जानलेवा ठंडी लहरें छोड़ी थी ताकि उसका शरीर कमजोर हो जाए और उसका तापमान लगातार गिरता रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपनी मानसिक शक्ति से उसके दिमाग पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन त्रिकाल वेदी इतना कहकर अचानक चुप हो गया, मानो आगे की बात बताने में हिचक रहा हो। सेठ अधीर होकर बोला, फिर क्या हुआ, बता। त्रिकाल वेदी ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। उसके बाद मैं अपनी जीत को पक्का मान ही रहा था कि अचानक एक अनजान शक्ति ने मेरी ठंडी लहरों को एकदम रोक दिया और फिर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सिर्फ मेरी ठंडी लहरों को ही नहीं रोका, बल्कि वरुण के दिमाग पर जो कब्जा मैंने कर लिया था उसे भी तोड़ दिया। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की, दिन में रात में, लेकिन हर बार असफल रहा। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, और जब मैं इस रहस्यमय शक्ति का पता लगाने में व्यस्त था तब मुझे पता चला कि वरुण के साथ एक नहीं दो अलग अलग शक्तियां खड़ी हैं और दोनों ही अत्यंत प्रबल हैं। यही वजह है कि वरुण अभी तक सही सलामत है और बिल्कुल सुरक्षित है। त्रिकाल वेदी की यह बात सुनते ही झोपड़ी में अचानक सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन हर किसी के मन में सवाल उठने लगे। आखिर ये दो ताकतें हैं कौन, कहाँ से आई हैं? क्या वरुण का उनसे कोई रिश्ता है, या फिर वरुण खुद ही कोई चाल चल रहा है कुर्सी हथियाने के लिए? हर किसी के दिमाग में शक और सवाल तैर रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी रामेश्वर ने त्रिकाल वेदी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या वरुण को मारना मुमकिन नहीं है? त्रिकाल वेदी गंभीर स्वर में बोला, जब तक वो दोनों शक्तियां उसके साथ हैं तब तक आसान नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे अभी तक उनकी पूरी शक्ति सीमा का अंदाजा भी नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा ताकतवर निकली तो कुछ भी हो सकता है। अगर वैसे भी दोनों शक्तियों का प्रभाव अलग अलग समय पर रहता है, एक रात में असर करती है और दूसरी दिन में, तो वरुण को मारना असंभव तो नहीं, मगर आसान भी बिल्कुल नहीं है। बस समय लगेगा। रामेश्वर बोला, अच्छा, तो हम अमर सिंह के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे तो उसे मार भी सकते हैं। त्रिकाल वेदी आत्मविश्वास से बोला,
उसे मारना मेरे लिए बहुत आसान होगा। रामेश्वर ने तुरंत कहा, ठीक है, तो एक काम करना, अगर तुझे आसान काम पसंद नहीं तो तू उस डायन को मारने की तैयारी भी शुरू कर दे, अब वो भी हमारे निशाने पर है। यह सुनकर भारती के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई, पर सेठ तमतमाकर बोला, ये क्या मारेगा उसे? उस पर छोटे सा काम भी नहीं हुआ। जहां इसे बस एक साधारण से इंसान को खत्म करना था, वहां भी ये नाकाम रहा। और तू इसकी बात कर रहा है कि ये उस डायन को मारेगा? अरे उस डायन को तो कैद करने के लिए ही कितने सारे लोग अपनी जान दे चुके हैं, और ये अकेला क्या कर लेगा? रामेश्वर शांत स्वर में बोला, जी जा जी, आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। वरुण की किस्मत अभी तक अच्छी रही, इसीलिए वो बचता आ रहा है, मगर डायन की किस्मत खराब है और इस झोपड़ी में उसे मारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एपिसोड 33 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। सस्पेंस अभी थोड़ा बनाया है, चिंता मत कीजिए, बस स्टोरी सुनिए, बहुत मजा आएगा आगे भी, क्योंकि इसके बाद होगी फाइट। फुल सिनेमैटिक टच देने की कोशिश की है। आप बस कमेंट कीजिए और बताइए हमारी कहानी कैसी लगी।